बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनावों के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। दूसरी सूची में 43 नामों का ऐलान किया है। इसमें राजस्थान के भी 10 नाम हैं और ये इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि चूरू से जो राहुल कस्वां थे, जो कल ही जिन्होंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की है, उनको भी चूरू से टिकट दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी भी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। सर, दूसरी सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है 43 नामों की, 10 नाम राजस्थान से भी हैं। क्या आपको इन नामों में क्या ऐसी विशेषता दिख रही है, कितने नाम रिपीट हैं इसमें जो लोकसभा में कांग्रेस को मजबूती दे पाएंगे? देखिए, अगर बात करें भानु, तो निश्चित रूप से जो सूची सामने दिखाई दे रही है 10 लोगों की, ये सारे खिलाड़ी हैं। और अगर यूं देखा जाए तो एक ललित यादव के लिए यह पारी एक नई होगी। बाकी सभी लोग लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं इनमें से, जिनको टिकट दिया गया है। ललित यादव विधायक हैं भी मुंडावर से, और भाजपा को उन्होंने हराया है, उन पे दाव खेला है। हालांकि वहां बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री
भूपेंद्र यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और यादव में ये देखा जाता है कि प्रभावशाली कौन है। तो देखिए ललित कितनी टक्कर दे पाएंगे। दूसरी अगर बात करें तो हरीश मीणा पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन उस वक्त तो बीजेपी से दौसा से सांसद रहे, अभी वो टोंक सवाई माधोपुर से लड़ेंगे। सचिन पायलट के खास हैं, गुजर बाहुल्य एरिया है। चले, लेकिन मैं अपने व्यूज दूंगा। हमारे साथ श्याम शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास में जाना चाहूंगा। भानु, श्याम जी क्या लगता है इस सूची को लेकर के? कांग्रेस की सूची है, वैभव गहलोत का नाम है, उदयलाल आंजना का नाम है, हरीश मीणा का नाम है, ललित यादव का नाम है, और उचियाड़ा का नाम है जो गजेंद्र सिंह के सामने अपनी दम दिखाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ कुछ रंगत जम पाएगी? कि कांग्रेस ने सूची तो ठीक दी है, लड़ने वाले भी ऐसे नहीं कि कमजोर हैं, बिल्कुल क्या है बात सही। जिस प्रकार के हालात बनेंगे वो बात अलग है, क्योंकि मोदी जी के नाम पे भाजपा चुनाव लड़ रही है। लेकिन कह सकते हैं, देखिए क्या जोधपुर से जो टिकट दिया गया है वो बड़ा बिल्डर है, और सचिन पायलट की सिफारिश पे दिया गया है, तो राजपूत के सामने राजपूत खड़ा करने का मतलब है कि उसको चुनौती तो दे पाएगा निश्चित तौर पर। वैभव देखिए चले गए हैं और आज से उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है 4 जगह। वो आज जाने के बाद उनको इसका मतलब था कि उनको पहले ही पता पड़ता। लेकिन देखिए इस बार ना तो अशोक गहलोत चुनाव लड़ेंगे, न सचिन पायलट लड़ेंगे, न भंवर जितेंद्र लड़ेंगे, न ही गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने सबने जिस तरह से कहा कि सोनिया गांधी के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे अशोक गहलोत, वो उस बैठक में नहीं गए जहाँ टिकट बंटवारा हो रहा था, कि कहीं मुझे यह नहीं कह दिया कि चुनाव लड़ो। तो स्थिति देखिए, उदय आजना को अनुशासन कमेटी का भी कह रहे थे कि कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में जा रहा है, लेकिन उन्हें उतार दिया है सीपी जोशी के खिलाफ। अब देखिएगा क्या स्थिति बनेगी, पता नहीं मुझे। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से देखिएगा कि अभी आप ललित यादव की बात कर रहे थे, ललित यादव विधायक जीत के आया है और विपरीत परिस्थितियों में जीत के आया है। अब आप भूपेंद्र यादव तो अलवर का है ही नहीं एक्चुअल में, उनकी बहनें जरूर रहती है वहां पर, और वो यदा कदा जाते रहते हैं, और रहने वाले हरियाणा के, और पढ़ाई लिखाई उन्होंने अजमेर से की थी, और अजमेर में अवकाश सिंह लखावत के पुत्र को हराने वाले वही हुआ करते थे जब चुनाव हुआ था, कि जीसी में चुनाव लड़े थे जब वो जीते थे। जेटली के खासम खास रहे, उन्होंने राम मंदिर के मामले में जो कुछ किया, आज वो केंद्रीय मंत्री है, वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, और भूपेंद्र जितेंद्र के चेले हैं ललित यादव। कितने कारगर होंगे अभी तो चुनाव बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से हरीश मीणा की बात कर रहे थे, हरीश मीणा सही बात है, वो भाजपा के रहे, भाजपा का चुनाव उन्होंने लड़ा और दौसा से चुनाव लड़ा, तो भाई और फिर वो छोड़ करके आ गए, भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में आए, और कांग्रेस में उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा और विधायक का चुनाव जीते, और फिर दोबारा भी चुनाव जीत गए। अब देखिएगा, अगर टोंक सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो वहां पर देखिएगा जो बैसला है, उनकी लड़की जो आईआरएस है, जो वीआरएस लेकर के वो चुनाव लड़ेगी मेरे ख्याल करता। तो अब उसका मतलब है कि देखिएगा कि सक्षमता के आधार पर आपने, क्योंकि अभी हाल चुनाव लड़ा था, विधानसभा का चुनाव जीता है, और देखिए विक्रम को चुनाव लड़ाया था, आपने देखा गुजर को किस प्रकार से काटा जाए। क्या फिर कोई गुजर को खड़ा करके के कुछ चुनाव प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जाएगा क्या? वो ये भी तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, जो 10 नाम सामने आए हैं कांग्रेस के, वो ऐसे नहीं है कि देखिए राहुल कसवा की बात हो रही थी, राहुल कसवा चुनाव लड़ेंगे, ठीक लड़ेंगे, उनके पिता ने 4 चुनाव लड़े, 2 खुद ने लड़े, और 41 साल से राजनीति जो कर रहे हैं। अब बीजेपी ने नए व्यक्ति को चुनाव दिया, देवेंद्र झांझड़िया, जो कि निश्चित रूप से पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं, 2 बार जीत के भी आए। लेकिन क्या वो लेकिन अब राजनीति के पिच पे कितने मतलब वो खिलाड़ी बन पाते हैं, ये एक श्याम जी देखने वाली बात रहेगी। और आप सही कह रहे हैं, अगर झुंझुनू की भी बात करें तो ओला परिवार का झुंझुनू में खासा दखल और दबदबा रहा है, और कंटिन्यू वो उनके फादर भी वहां से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। विजेंद्र ओला खुद भी अभी लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, और अभी उन्हें पार्लियामेंट का टिकट दिया गया है। इससे पहले भी वो चुनाव उनकी पत्नी को शायद एक बार राज बालाजी को टिकट दिया गया था, चुनाव हार गई थी। तो यहाँ पे ये बात तो सही है कि प्रत्याशी अगर चयन की बात की जाए भानु, तो काफी जो लोगों को टिकट दिया गया है यहाँ पे 10 लोगों को कांग्रेस की तरफ से, काफी इंपॉर्टेंट हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने विधायकों पे भी दाव खेला है, चाहे वो ललित यादव हो, फिर या हरीश मीणा हो, ब्रजेंद्र ओला हो, ये वो नाम है। गोविंद मेघवाल की भी बात करें, जीत हार तो अलग बात है, क्या होगा कोई पता नहीं है, लेकिन गोविंद मेघवाल भाजपा में ही पहले रहा करते थे, और भाजपा के बाद में कांग्रेस में चले गए,
इनके लिए भी एक रोचक किस्सा ये है कि वो पार्टी बाद में ज्वाइन की थी, टिकट का पहले अनाउंसमेंट हो गया था, फिर आनंद फानन में इन्हें कांग्रेस ज्वाइन कराई गई। हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद में जब पिछला चुनाव था उसमें ये जीत गए और इनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। कई बार अपने बोल को लेकर के चर्चाओं में भी रहे, लेकिन ये भी मेघवाल हैं, अर्जुन मेघवाल हैं, और एससी की रिजर्व सीट है। अब क्या कुछ हो पाएगा? अगर श्याम जी यहाँ पे लगता है आपको कि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में अगर कहीं गठबंधन होता है या आम आदमी पार्टी के साथ में सपोर्ट मिलता है तो अर्जुन मेघवाल जी के लिए कड़ी चुनौती हो सकती है ये? सिंह भाटी आ जाने के बाद, उनके पोते की जीत के बाद थोड़ा सा इनको राहत मिल सकती है। लेकिन जिस प्रकार गोविंद मेघवाल तो निश्चित रूप से बीजेपी की है और संसदीय सचिव रहे वसुंधरा जी के जमाने में, उनके परिवार से अभी भी प्रधान वगैरह है। लेकिन जोर अजमाइश के बाद जैसे कई बार कहा जाता है अर्जुनलाल मेघवाल सॉफ्ट कॉर्नर वाले हैं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है ना, वो उनका व्यवहार ऐसा है जिससे कि आम व्यक्ति नहीं मिल पाए। अब देखिए चुनाव तो रोचक हुआ है बीकानेर का, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सहजता के आधार पर अर्जुनलाल मेघवाल को या गजेंद्र सिंह शेखावत को सहजता के आधार पर जीत नहीं मिल पाएगी, उन्हें जोर आजमाइश तो करनी पड़ेगी। अब बताना पड़ेगा कि हाँ हम हैं। और मोदी जी कितने कारगर हो पाते कि मोदी जी 115 जिता पाए थे, हम 156 नहीं जिता पाए थे, और 20% वोट वो बढ़ाना है। तो कांग्रेस के पास तो खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, इसलिए राहुल कस्बा भी आए, उनके पास तो प्लस आया है, माइनस तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए कहा जा सकता है ये चुनाव जो होगा, जो कह रहे थे कि कांग्रेस तो कुछ मरी हुई है, कुछ कर ही नहीं पाएगी, लेकिन जिस तरह के कैंडिडेट ला करके खड़े किए हैं, उससे लगता है अगर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो आपस में विवाद है वो समाप्त हो जाए और सोनिया गांधी थोड़ा सा कर दे, दोनों एक साथ बैठ करके अगर चुनाव प्रचार करने निकल जाए, तो निश्चित रूप से देखिएगा कि बीजेपी को परेशानी में तो डाल सकते हैं। हम जीते ही नहीं जीतेंगे वो बात अलग है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 20 सीटें तो कांग्रेस बीजेपी जीत पाने में सक्षम होगी, लेकिन 5 सीटों पर संघर्ष होगा। तो देखिएगा, मैं मान के चलता हूं, अभी तो देखिएगा आप बात कर रहे हैं दौसा और दौसा और अगर नागौर की बात करें, अगर समझौता होकर के हो जाता है, हनुमान बेनीवाल को अगर दे देते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ सीटें कांग्रेस ले जाने की स्थिति में आएगी। जो 25 की 25 सीटें जाने की बात होती है वो रह भी सकती है इस बार। तो देखिए अब थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। 10 सीटें आई है, बिल्कुल बिल्कुल 15 उन्होंने दिग्घोषित की है, लेकिन होना है भी। ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत कमजोर है। और अशोक गहलोत पूरी कोशिश करेंगे कि उनका बेटा किसी तरह स्थापित हो जाए, जीत जाए। जीतेगा नहीं जीतेगा, जोधपुर में तो देखिए हारने वाला था इसलिए वो छोड़ के चला गया, और अब जोधपुर के लोगों ने कहा कि हमने तो कहा नहीं छोड़ के चले गए। लेकिन हाँ, जालोर सिरोही में जिस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार का क्या होता है, जिसे आज खट्टर साहब हटा करके और सैनी साहब को शपथ दिला दी गई, उसका प्रभाव निश्चित रूप से राजस्थान पे पड़ता है, हरियाणा का हमारा। अब क्या होगा नहीं होगा देखिए, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है जी। चलिए, तो श्याम जी को लगता है कि टिकट में इससे बेहतर एक्सरसाइज नहीं हो सकती थी, और बीजेपी ने कांग्रेस ने जो टिकट जारी किए हैं, ये 10 नाम वाकई एक्सरसाइज के साथ में हैं और कड़ी चुनौती देने वाले नाम हैं। बीजेपी को इतना सीधा और सहज वॉकआउट देने की स्थिति नहीं रहेगी। चलिए, मैं माफी चाहूंगा भानु, आपके पास में वापस लौटेंगे। तो 10 टिकट को लेकर के हमने जो चर्चा की है उसमें श्याम जी ने बताया कि काफी एक्सरसाइज के बाद दिखाई दे रहा है और काफी ठीक लिस्ट माना जा सकता है। जी भानु। बिल्कुल, एक्सरसाइज करने की अब जरूरत भी है कांग्रेस को। जैसा कि श्याम जी ने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन देखिए अगर ये पेड़ से पत्ता पत्ता गिरता जाएगा तो पेड़ ही एक दिन झड़ जाएगा। खोने के लिए भले कुछ भी नहीं हो कांग्रेस के पास, लेकिन ये जो एक्सरसाइज हो रही है, जो खोया हुआ जनाधार है उसे वापस पाने के लिए ही ये एक्सरसाइज है। और वाकई बहुत ही मजे हुए खिलाड़ियों को इस बार लोकसभा चुनावों में कांग्रेस उतार रही है। जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, अनुभवी नेता हैं, उनको टिकट दिया गया है। लेकिन अब जो ये टिकट जारी हो रही है, इसके बाद नाराजगी का दौर भी शुरू होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बता दें कि 10 जो नाम कांग्रेस की दूसरी सूची में आए हैं, मजे हुए नेताओं के ये नाम है, बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं। बहरहाल उस पर ले लिए लाइव पे।
तो वहीं आज हरियाणा की राजनीति में भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सीएम जो पूर्व सीएम रहे हो गए हैं अब, खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। आज सुबह ही मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सैनी के अलावा कंवरपाल गुज्जर और मूलचंद शर्मा ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। कंवरपाल मनोहर पार्ट 2 सरकार में शिक्षा मंत्री थे। पहले मंगलवार को हरियाणा की राजनीति में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला। सीएम खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ देर बाद ही भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और हरियाणा मामलों के प्रभारी विप्लव देव मौजूद थे। नेता चुनने के बाद सैनी ने खट्टर और अन्य नेताओं के साथ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। और आइए अब आपको बताते हैं कौन है नायब सिंह सैनी। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी। इस समय कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। वे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विधायक भी रहे हैं। 2014 में नायब सिंह ने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। ये चुनाव नायब 24,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। बाद में खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट देकर चौंका दिया गया था। तब भी नायब सिंह संगठन के भरोसे पर खरे उतरे थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब को 6,88,629 वोट मिले। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह आधे वोट भी नहीं पा सके थे। तो 2014 में नायब सिंह ने अंबाला जिले के नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। ये चुनाव नायब और अब आपको सीधे चित्तौड़गढ़ लिए चलते हैं, जहां निम्बाहेड़ा में सीएम भजनलाल किसान सम्मेलन में संबोधित कर रहे हैं। राजस्थान में मेरी कैबिनेट में मेरे सहयोगी भाई हेमंत मीणा जी, दूसरे मेरे सहयोगी भाई गौतम जी दत्त साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री और जो इस क्लस्टर के लोकसभा के प्रभारी हैं ऐसे सम्मानीय प्रभुलाल जी सैनी साहब, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री भाई नरपत सिंह जी राजवी साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सम्मानीय चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, आग कपासन के लोक लाडले विधायक भाई अर्जुन जी जीनगर साहब,
बेगू से विधायक भाई सुरेश ठाकर जी, पूर्व विधायक अशोक जी नवलखा, जिला प्रमुख भूपेंद्र सिंह जी बड़ली साहब, पूर्व विधायक दलीप चंद जी डांगी साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मिट्ठूलाल जी जाट साहब, प्रतापगढ़ के जिला अध्यक्ष भाई गोपाल जी कुमावत साहब, उदयपुर देहात के अध्यक्ष भाई चंद्रगुप्त सिंह जी, श्रवण सिंह जी राव साहब, रणजीत सिंह जी भाटी एवं मंच पर विराजे सभी पार्टी के प्रमुख नेतागण और जो 1 बजे से आए, मेरे को बता रहे थे 1 बजे से आए, ऐसे मेरे पुजारियों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी बेटी माता बहनों, मैं सबसे पहले तो आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए और मेरे को बता रहे थे कि 1 बजे से आप यहां आए हुए हैं। लगातार मेरे कार्यक्रम थे, मैंने सोचा कि मैं समय से पहुंच पाऊंगा या नहीं, काफी लेट हुआ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि कल मैं अयोध्या गया था, भगवान राम का वो दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन करने का कल हम सभी को लाभ मिला। सबसे पहले तो मैं आप सभी के लिए अयोध्या से भगवान राम लला का नमस्कार कहता हूं कि वहां से उनके प्रणाम कहा और श्री चंद जी ने कहा कि राम लला जी के कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं आप सभी को सबसे पहले तो जय जय श्री राम कहता हूं। आप सभी को लेकर के जाओगे। आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या के अंदर रामलला की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। हमने उसी दिन घोषणा की थी कि हम राजस्थान से 3000 सभी ऐसे माता बहनों को, बुजुर्गों को लेकर के जाएंगे, यात्रा कराएंगे। तो वो यात्रा हमारी प्रारंभ है और वो यात्रा हमारी चल रही है। हमने कहा 1 जनवरी से जयपुर से हवाई सेवा चलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैंने वहां के डायरेक्टर से पूछा था, डेली फुल भर करके जा रही है। 1 जनवरी से लगातार हवाई सेवा अयोध्या के लिए सीधी फुल भर के जा रही है। 7 संभागों से हमारी बसें जा रही हैं। हमने बस का वहां 7 संभागों से हमें 7 बसों का प्रारंभ किया है कि प्रतिदिन संभाग से, हर संभाग से 1 बस अयोध्या के लिए जाएगी। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।